आईबीपीएस ने क्लर्क की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की डेट आ गई है और कब तक आपको फॉर्म भरना है, ये सारी इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई है इस नोटिफिकेशन में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज जो विज्ञापन है वो बात करेगा आईबीपीएस के कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क में। इस पर हम बात करेंगे, एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सबको ये पता चल ही चुका है कि ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है आईबीपीएस का। इसमें बैंक में क्लर्क के लिए जो वैकेंसीज है उसमें किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने फॉर्म भरेंगे और क्या लास्ट डेट होगी, ये सारी बातें हम समझेंगे। विज्ञापन को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरें। किसी तरह की कोई हड़बड़ी ना करें। आपके पास पर्याप्त समय दिया है आईबीपीएस ने। क्या लास्ट डेट होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं उसका पर्पस ये है कि आप किसी भी तरह की हड़बड़ी में आए बिना इस फॉर्म को भरें, क्योंकि फॉर्म अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो उसके बाद उसको अगर करेक्शन करना है तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है और कई बार वो करेक्शन भी प्रॉपर नहीं हो पाते, जिसके चलते आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो बेहतर होगा कि आप पूरी तरह से बातों को सुन लें, समझ लें। दो तीन बातें हैं जो विज्ञापन से इतर आपको समझना जरूरी है। जैसे इस नोटिफिकेशन में एक वर्ड है वैकेंसीज ऑफ 23-24। अभी चल रहा है 2022, लेकिन जो वैकेंसीज है वो 23-24 की है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी इन बैंक्स में, उसके लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो इस बेसिस पे मैं ये मान के चलता हूँ कि जिन बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट होना है उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट अभी बताया जा रहा है उससे ज़्यादा ही भर्तियां होंगी, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उनका सेटअप है और आने वाले दिनों में मार्च के महीने तक क्या सेटअप हो जाएगा। तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ने के ही चांसेस हैं, घटने के चांसेस कम रहते हैं। तो 2023-24 का कहने का मतलब ये है, ये अप्रैल के बाद ही इस पे पोस्टिंग आएगी आपकी अगर होती है तो, और ये 23-24 के लिए रिक्रूटमेंट होगी। अब आगे समझते हैं इनमें कौन कौन सी बातें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये यहाँ पर लिख दिया गया। डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। जो बैंक्स की बिजनेस नीड्स होंगी उसके रिगार्डिंग होगी। तो 31/3/2024 तक के लिए एक्सपायर ऑन द क्लोज ऑफ बिजनेस। हाँ, वेटिंग लिस्ट जो होगी इसकी वैलिडिटी 31/3/2024 तक की होगी, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो भी आपके सिलेक्शन लिस्ट होगा उसके अलावा एक वेटिंग लिस्ट होती है, उसकी जो वैलिडिटी है वो 31/3/2024 तक होगी, ये आप मान के चले। अब जिन बातों पे और गौर करना है वो ये है कि कौन कौन सी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार 11 बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनके पार्टिसिपेशन में जो बैंक शामिल हैं उसमें आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इतने 11 बैंक हैं और ये 11 बैंकों में जो रिक्रूटमेंट होनी है वो होंगी। इसके बाद आप समझ लीजिए एक्टिविटी किस तरह से होगी, उसकी टेंटेटिव डेट्स क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। 1 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है काम, इसीलिए मैंने एक दो दिन पे वेट करने के बाद ही ये वीडियो बनाया। आज 2 तारीख को मैं इस वीडियो बना रहा हूँ और आप 21 तारीख तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट डेट जो होगी वो होगी 21/7। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये डेट होगी। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स का वो होगा सितंबर में और मेंस का जो एग्जाम होगा वो होगा अक्टूबर में। मतलब आप प्रीलिम्स के एग्जाम और मेंस के एग्जाम के बीच में कोई ज़्यादा फासला नहीं है, 1 महीने का अंतर है। तो आप अपनी तैयारी मेंस के हिसाब से ही रखिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के बीच में।
क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस में अंतर नहीं होता, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल प्रिपरेशन की ज़रूरत है प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए। आगे चलते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर बात कर लेते हैं। क्योंकि आपने ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा ही होगा, मैं इसके कुछ बिंदुओं को केवल हाईलाइट कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस नोटिफिकेशन को बहुत डीपली पढ़ा होगा, बट फिर भी कुछ बातें रह जाती हैं और कुछ लोग इस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं, केवल सीधे फॉर्म भर देते हैं। तो उन लोगों को बात थोड़ी सी समझाने के लिए मैं ये वीडियो में उन बातों को ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक आगे जो इंपॉर्टेंट जहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द अथॉरिटीज ऑफ आईबीपीएस वेबसाइट आईबीपीएस फॉर द डिटेल्स एंड अपडेट्स। इसमें एक बात ये कह रहा है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन एनी वन स्टेट आर यूटी ओनली। आप किसी एक स्टेट के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। सारे स्टेट्स, इंडिया के सारे स्टेट्स के लिए वैकेंसी आई है। आप ये देख लीजिए कि आपको किस स्टेट के लिए अप्लाई करना है, ये ध्यान रखें। और फिर वो आगे कहता है, अ कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन एनी वन ऑफ द सेंटर इन द पर्टिकुलर स्टेट आर यूटी। आप जहां के लिए भर रहे हैं वहां के आपको सेंटर में जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटीज एटसेट्रा, कैंडिडेट्स may be allotted to a center examination outside to the chosen state। अगर कोई संभावना ऐसी होती है, आमतौर पर यह संभावना नहीं के बराबर होती, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बन जाती है तो आपको उस स्टेट से बाहर जाकर के भी एग्जाम देना पड़ सकता है। प्लीज नोट, द relocation is only for the conduct of examination and the candidate will consider for vacancies in the state applied for as aforesaid। तो आप ये एग्जाम देने अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो इसका पर्पज ये मत समझे कि आपको वैकेंसी जो है आपने जिस स्टेट के लिए भरी उससे बाहर आपको दिया जा रहा है। आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है, आपका कैंडिडेचर जो है वो उसी स्टेट के लिए ट्रीट किया जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो जो बेसिक चीजें हैं उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो सब आपको पता है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और ये सब चीजें। तो मैं जो बात करूंगा वो आपको केवल क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बात करूंगा। एज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। एज के बारे में यह कहता है कि मिनिमम 20 ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स की होनी चाहिए। क्लर्क ग्रेड का एग्जाम है, आपको 20 से 28 साल की उम्र का जो है पैमाना दिया गया है, इसी के अंदर आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। एज लिमिट जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एक पूरा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख के स्टडी कर सकते हैं। ये आपका चार्ट है उन लोगों के लिए जो एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है या जिनको ये बेनिफिट मिल पाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 21/7/2022 ये डेडलाइन है। इस डेट तक आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अपेयरिंग, परसुइंग ये काम नहीं चलेगा। 21/7/2022 को आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए जो नीचे बताई गई है। क्या बताई गई है? अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी recognized by government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से मान्यता प्राप्त या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। 21/7 की डेट तक हो जाना चाहिए। रिजल्ट डिक्लेरेशन का जो डेट है वो 21 या 21 के पहले का होना चाहिए। इसके अलावा आपको आनी चाहिए कंप्यूटर लिटरेसी। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। दैट इज कैंडिडेट should have certificate diploma degree in computer operations language, should have studied computer information technology as one of the subject in his high school, college or institute। तो कहीं पर भी आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हो या आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जिस ग्रेजुएशन में कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हो तो वो भी इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं। प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट आर यूटी जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट्स शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट आर यूटी फॉर विच वैकेंसी द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई इज प्रेफरेबल। आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप कर्नाटक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप तमिलनाडु के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको
हिंदी ही उनकी एक तरह से भाषा है, तो आपको वो हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो कैसे ट्रीट करना है उसको भी समझना है। फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, दैट इज 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60% एंड 54.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%। तो इन चीजों को ध्यान रखें, जब आप फॉर्म भरेंगे तो 59.99 को आप 60 नहीं लिख सकते, यू कांट राइट 60%। इसी तरह से 54.99 को आप 55 नहीं लिख सकते। इन चीजों का ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लें, वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि ये एग्जाम दो स्टेज पे होता है, एक फर्स्ट स्टेज प्रिलिमिनरी का होता है, दूसरा स्टेज मेंस का होता है। प्रिलिमिनरी में आपके पास 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का है, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी का है। ये तीनों सेक्शन में आपको पहले इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस होंगे जो 30 नंबर के ही होंगे। उसके अलावा बाकी दो में 35 के होंगे और 35 मार्क्स के होंगे। इनका जो इंग्लिश लैंग्वेज का है उसका मीडियम इंग्लिश होगा, बाकी न्यूमेरिकल और रीजनिंग के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और इन सबको मिलाकर के 60 मिनट का समय मिलेगा आपको। 20-20 मिनट के तीनों सेक्शंस के होंगे, तो 1 घंटे का आपका पूरा पेपर होगा। पूरा पेपर 1 घंटे का होगा, 3 पार्ट इसमें डिवाइडेड है, 20-20 मिनट का समय होगा, 30-35 इसके मार्क्स और क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो नीचे अंडर हाईलाइटेड है, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। ईच ऑफ द 3 टेस्ट, तीनों में आपको कट ऑफ सेपरेटली क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप तीनों में सेपरेट मार्क्स कट ऑफ के लिए जो रिक्वायर है वो नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भले आपका मार्क्स टोटल के कट ऑफ में पार कर रहा हो, लेकिन अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ पूरा नहीं किया है तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। इस बात का ध्यान रखें। मतलब यह है मेरा कहने का कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें आपको सेपरेट कट ऑफ क्लियर करना होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको करना होगा, रीजनिंग में करना पड़ेगा। ये बात उसी तरह की है जैसे हम जब स्कूल का एग्जाम देते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना होता है। भले ही हमारा टोटल जो है वो पासिंग मार्क्स का हो, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में हमने पासिंग मार्क्स से कम पाया तो हम फेल हो जाते हैं। बात बिल्कुल उसी तरह है। आपको ये तीनों सेक्शन सेपरेटली पास करने पड़ेंगे, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये हुआ प्रिलिमिनरी का। अब मेन एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करना है वो समझ लेते हैं। मेंस में आपके पास 4 सेक्शन हैं, एक सेक्शन एडिशनल हो गया इसमें। अब ये सेक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो जनरल पब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जो जीएस कहते हैं हम लोग। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 35 मिनट का टाइम होगा। दूसरा पार्ट है हमारा जनरल इंग्लिश का, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, मीडियम इंग्लिश होगा। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और टाइम आपको मिलेगा 35 मिनट्स, ये वाला पार्ट। थर्ड सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और चौथा सेक्शन क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का हो सकता है। ये आप इसे मैथ्स समझे या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी समझे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड समझे, जो भी नाम से पुकारे, कुल मिला के मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आने हैं। 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी मैक्सिमम नंबर 50 होगा। 45 मिनट का समय मिलेगा। कुल मिलाकर के 160 मिनट का टाइम आपको इसके लिए मिलेगा। अब आगे इसमें और क्या बातें हैं जो हाईलाइटेड पार्ट में दी गई हैं, डार्क में दी गई हैं, उसको समझते हैं। IBPS reserve the right to modify the structure of the examination which will be intimated through its website. Other details information regarding the examination will be given in the information handout which will be made available at the candidate to download along with the call letters from the authorized IBPS website. तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको समझ लीजिए और इसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। इसके अलावा कुछ बातें और हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं 0 पीरियड, बने रहिए। ये टेस्ट के वर्जन की लिस्ट है, किसी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज होगी, ये आपके पास लिस्ट है। आप इसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं या इसका PDF डाउनलोड करके आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। हर स्टेट के लिए अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की तो इंग्लिश और हिंदी है, और अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश की तो वहां पर भी इंग्लिश और हिंदी है। एक और बड़ा हाईलाइटेड पार्ट आपको दिख रहा होगा और वो है नेगेटिव मार्किंग के बारे में।
नेगेटिव मार्किंग का क्या क्राइटेरिया होगा वो भी मैं आपको बता दूं। बोथ ये ऑनलाइन प्रिलिमिनरी और मेन दोनों के लिए, मेंस में भी आपको ये फॉलो होगा और प्रीलिम्स में भी फॉलो होगा। किस तरह से आपको पेनल्टी में होंगे रॉन्ग आंसर से, मतलब निगेटिव मार्किंग होगी। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन करेक्ट किए और एक क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया तो ये चारों क्वेश्चंस को, मतलब ये समझिए कि चार रॉन्ग अगर आपने किया और एक आपका करेक्ट है तो ये पूरा मिलाकर के 0 हो जाएगा। 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं आपके एक गलत आंसर पे। तो इस बात को ध्यान रखें। और ये दोनों के एग्जाम के लिए है, प्रीलिम्स में भी ये फॉलो होना है और मेंस में भी फॉलो होना है। ये बात ध्यान रखें और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जब आंसर पे कंफर्म हो जाएं तभी आप उस पर टिक लगाइए। मेंस में जो कट ऑफ की बात है वो रह गई थी, तो वो अपन सेक्शन 5 में देख पा रहे हैं। कट ऑफ स्कोर्स ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड आल्सो अ मिनिमम टोटल। देखिए मेंस के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन में अपने अपने कट ऑफ होंगे। इसका 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 और इसका, ये 4 आपने जो सेक्शन बताए उसमें कट ऑफ तो आपको करना ही है। इसके अलावा जो टोटल में कट ऑफ बनेगा वो भी आपको क्वालिफाई करना है, तो इस बात का ध्यान रखें। 4 सेक्शनल कट ऑफ के अलावा टोटल का जो कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। मार्क्स obtained on the in the online main examination only will be considered for the final merit listing। तो प्रीलिम्स के जो मार्क्स होंगे वो आपके किसी काम के नहीं है, वो आपको केवल क्वालिफाई कराएंगे मेंस एग्जाम के लिए। बाकी आपको अपने हिसाब से जो मेरिट बनेगी वो आपके केवल फाइनल के ही मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अब हम आते हैं मूल मुद्दे पर, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह से अपने एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो ये आपने पूरा पढ़ना होगा, क्योंकि आप बिना पढ़े अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुश्किल होगी। आप इसे पूरा डीपली डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। 1 तारीख से 21 तारीख के बीच का समय है आपके पास। किस तरह से फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले, आपकी एक फोटोग्राफ जरूरी है, आपकी सिग्नेचर जरूरी है, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन जरूरी है। ये 3 चीज़ों का आप प्रॉपर स्कैन कर लें, स्कैन करें और जो प्रिस्क्राइब साइज है उसी साइज का एक जेपीजी बना लें। जेपीजी बना करके रख लें अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल पर जिससे आप भर रहे हैं, और उसके बाद ही आप अपना काम शुरू करें। फोटोग्राफ 4.5 by 3.5 का होगा, सिग्नेचर होगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा। इफ अ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब, ही शी मे यूज हिज हर राइट थंब। इफ बोथ थम्स आर मिसिंग, द इम्प्रेशन ऑफ वन ऑफ द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि आप ये नहीं है तो ये भी कर सकते हैं। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको अपना सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ये बात भी ध्यान रखें। पॉइंट 2 लिखा हुआ है, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से भरनी है। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। एप्लीकेशन फीस जो होगी वो कुछ इस तरह से है। जनरल के लिए आपको 850 रुपये 850 देना है। SC ST और EWS एक्स सर्विसमैन PWBD इन सब के लिए 175 है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप इसको जब आप IBPS की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपकी सबको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो अपलोड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने बता दिया। फिर से एक बार वो आपको दिखा दूं मैं, ये 4 चीज़ें आपके लिए जरूरी होगा अपलोड करते समय। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें जरूरी होंगी। ये एनेक्सर 3 पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, फीस का जो पेमेंट आप करेंगे ऑनलाइन करेंगे। तो दोस्तों मैंने मोटी मोटी सारी बातें इस वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया है। आप किस तरह से अपना फॉर्म भरेंगे, कैसे उसको सबमिट कर पाएंगे, ये सारा चीज जब आप ऑनलाइन प्रोसेस में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें। आपको सबके सेक्शनल कट ऑफ पूरे करने हैं, फिर टोटल कट ऑफ पूरा करना है मेंस में। प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो तैयारी आप अपनी ऐसे रखिए कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी करें।
और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक इंतजार करिए, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।